राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं बाबा रामदास हूं और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी कोटी। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर। अवनीश जी, आपने गिद्ध पर्यटन के बारे में सुना है? गिद्ध भोज भी होता है, गिद्ध पर्यटन भी होता है। जी जी। हाँ, गिद्ध भोज, गिद्ध पर्यटन। तो आजकल राहुल जी गिद्ध पर्यटन पे निकले हुए हैं, मैंने सुना। बिहार अभी नहीं जा रहे हैं, क्या बात? सर, बिहार का उन्होंने काम लगा दिया है जो उनका असली उद्देश्य था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान, उनकी पार्टी, उनके बेटे की राजनीति के एल लगा दिए और यही उनका मिशन था। और अब बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि ये मिशन आज का नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार का वो कौन सा बिल था जिसको राहुल गांधी ने फाड़ा था? हाँ और वही। उस बिल के फाड़े जाने के बाद जो रिवाइज्ड बिल आया, उसके सबसे पहले शिकार कौन बने? लालू यादव। वरना मनमोहन सिंह ने लालू यादव को बचाने के लिए वो बिल लाया था। क्यों? क्योंकि जब चारा घोटाले में जेल गए तो राबड़ी को मुख्यमंत्री बना के चले गए थे। और उसके बाद 2004 से 2009 में जब कांग्रेस की सरकार बनी यूपीए की, और वो कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग सर 240 सीट वाले नरेंद्र मोदी को कहते थे कि अब गिरी सरकार तब गिरी। क्या उनको याद नहीं है कि इंदिरा की लाश पर अंतिम मेजोरिटी लेके आई थी कांग्रेस, उसके बाद कभी 200 का आंकड़ा नहीं लिया? तो मजबूरी थी। और लालू यादव रेल मंत्री थे और चारा घोटाला का कन्विक्शन अंतिम दौर में था। किसी भी समय फैसला आने वाला था उन 5 एफआईआर का, जिसमें अंततः वो सजा याफ्ता हुए। तो मनमोहन सरकार उनको बचाने के लिए वो बिल लाई। राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ दिया। रिवाइज बिल जब आया तो उसमें ऐसे प्रोविजन आ गए कि चपा गए लालू प्रसाद यादव। राजनीति ही खत्म हो गई, चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित हो गए। ये अलग बात है, विधि का विधान उसी बिल में बने कानून और प्रोविजन के वजह से राहुल गांधी की भी सांसदी एक बार गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव की राजनीति उस समय से बर्बाद कर रहे हैं। और मैं 2-3 और क्रोनोलॉजी सामने रख देता हूं, अगर तथ्य मेरे आधारहीन हो तो कोई बता दे। अब कई लोग कहेंगे कि लालू यादव के साथ राहुल गांधी इस समय राजनीति कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ठीक है साहब, चलिए जरा तथ्य जान लेते हैं अगले 2 मिनट में। 2004 से 9 के बीच में लालू जब रेल मंत्री थे तो पहला घोटाला आता है लैंड्स फॉर जॉब। उस घोटाले की जांच किसके समय शुरू हुई सर? कांग्रेस की सरकार के समय। एफआईआर कब दर्ज हुआ? कांग्रेस की सरकार रहते हुए लालू यादव के खिलाफ। क्यों? क्योंकि सोनिया और राहुल का पेट अभी नहीं भरा था, क्योंकि अकेले लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर लिखा गया था चारा चोर। और चूंकि जेल जाते समय ही राबड़ी को वो बैठा गए थे, तो सोनिया और राहुल ये जानते थे कि ये आदमी इतना सुरूड, इतना चालाक, इतना मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है कि ये अपनी अनपढ़ बीवी तक को मुख्यमंत्री बना के चला जाएगा, घर में ही रहेगा पूरा शासन। तो अगला नंबर उन्होंने लगाया किसका? राबड़ी देवी का, राहुल और सोनिया ने। और उसी समय आपको याद हो, घर की सबसे बड़ी बेटी मीसा यादव सक्रिय हुई तेजस्वी और तेज प्रताप से पहले। तो मीसा यादव और राबड़ी का नंबर लगाया और तब आया घोटाला लैंड्स फॉर जॉब। आज जिसको सब लोग कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है, सजा हो के रहेगी। बड़े आराम से रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाने वाले मनमोहन सिंह ने ये सारा कांड होने दिया चुपचाप। या ना? ये बताइए, जिस यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में सोनिया के बिना चाहे एक पत्ता नहीं हिलता था, क्या उनको पता नहीं था कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्रालय में क्या कर रहे हैं? राहुल को ये पता नहीं था? सब पता था, आराम से होने दिया। और जब कांड कर लिया लालू ने लैंड्स फॉर जॉब वाला, तो उसके बाद जांच करा दी और उसको इंक्वायरी हो गई और एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई तो एफआईआर में अब नाम आता है लालू प्रसाद यादव। अब तक अकेले कन्विक्टेड आदमी थे उस खानदान से। फिर कन्विक्शन में नाम आया राबड़ी देवी का और मीसा का, लैंड्स फॉर जॉब। बात यहीं तक नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि पितृ सत्तात्मक ये समाज है सर।
तेजस्वी और तेज प्रताप तो अभी बचे थे ना, मीसा को तो नाप दिया। और फिर उसी 2004 से 2009 रेल मंत्री रहते हुए मनमोहन और सोनिया और राहुल ने आराम से लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी का घोटाला करते हुए आराम से चलने दिया। आईआरसीटीसी का घोटाला बिल्कुल ओपन एंड शट है, वो तो पिछले वाले से भी ओपन एंड शट है। क्यों? रेल मंत्री रहते हुए एक फर्म को वो लाभ पहुंचाते हैं, वो फर्म एक तीसरी फर्म को पटना की 94 करोड़ की जमीन उस समय 1 करोड़ रुपए में ट्रांसफर करती है, जिसकी कीमत आज लगभग 500 करोड़ है। उसके बाद वो तीसरी कंपनी, एक ऐसी कंपनी को वो सारी जमीन ट्रांसफर कर देती है जिसमें डायरेक्टर होते हैं राबड़ी देवी, तेजस्वी। और इस तरीके से पहले लालू चारा घोटाला, उसके बाद लैंड्स फॉर जॉब, और उसके बाद आईआरसीटीसी आते आते अब लालू खानदान के लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उसी के साथ तेजस्वी प्रताप। अब ये तेज प्रताप का प्रारब्ध हो सकता है कि उसको लालू प्रसाद यादव ने इस लायक नहीं समझा कि उस कंपनी में डायरेक्टर बनाए, इसलिए वो बच गया, वरना आज वो भी एफआईआर में नाम होता। तो इन तमाम तथ्यों, अच्छा ये एफआईआर भी कब लिखी गई, ये घोटाला भी कब सरफेस में लाया गया, सीबीआई कब इंक्वायर हुई, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब दो सवाल यहां पर आ सकते हैं कि पहला ये कि ये इसी समय क्यों, टाइमिंग को लेके इस देश में बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा होती है, तो टाइमिंग को लेके कि ये मुकदमा अभी क्यों खुला है, मुकदमा अभी क्यों इसके सजा के मुहाने पर पहुंचा है इतने लंबे सुनवाई के बाद, तो ये सवाल तो इस देश की जुडिशरी से पूछा जाना चाहिए कि उनके पास जो है लाखों लाख पेंडिंग केस हैं। हमारे आप जैसे किसी आम आदमी का केस जो कि समाचार में नहीं आता, वो तो 10 20 25 साल बाद उसका फैसला आता है। अभी 100 रुपए के घूस वाला फैसला कितने दिन बाद आया सर, और उस आदमी को छोड़ा गया। तो ये तो जुडिशरी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसकी टाइमिंग इतनी क्यों हुई। अब संजोग अगर इस समय बिहार चुनाव के पहले ही है, तो ये नरेंद्र मोदी का प्रारब्ध है कि उनको अपने आप प्रकृति से ऐसे मदद मिल जाया करती है। अब आते हैं, एक सवाल का जवाब अगर हम लोग अभी नहीं देंगे तो दर्शक ये कहेंगे और दर्शकों के साथ ये बेईमानी होगी कि राहुल गांधी जो महागठबंधन बनाकर लालू प्रसाद यादव के साथ मीट पकाकर लगातार लालू के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी केवल एक वजह है सर, राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज, राहुल गांधी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, उनका राजनीति इसलिए नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनके प्रधानमंत्री सपने को पूरा होने के लिए कांग्रेस को पूरे भारत में मजबूत होना पड़ेगा, फिर से रिवाइव करना पड़ेगा कांग्रेस को, अपने आप को। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुसलमान जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, उसके बाद हमारे कुछ दलित भाई, कुछ वंचित भाई और जिसको पीडीए का हिस्सा कहा जाता है, यही एक मंच था जो कांग्रेस का परंपरागत वोटर था, जिसमें सबसे मजबूत जो स्लॉट है वोट बैंक का वो मुसलमान था। चूंकि सनातनी और हिंदू कभी वोट बैंक नहीं बन सकता, इसलिए ये फुटकर था। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ये है कि वो पैन इंडिया मुसलमानों को कांग्रेस के पास वापस लाएं। आप देख लीजिए कि जैसे ही क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की राजनीति शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नीचे नीचे चली जाती रही। क्यों? क्योंकि मुसलमान शिफ्ट हो गया सपा की तरफ, मुलायम की तरफ। ठीक उसी पीरियड में बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति उभार लेती है, और जो उत्तर प्रदेश में हुआ मुसलमान वोट बैंक के साथ, वही बिहार में हुआ। धीरे धीरे कांग्रेस का परंपरागत मुसलमान वोट बैंक शिफ्ट हो गया लालू प्रसाद यादव के जनता दल की तरफ, उसके बाद आरजेडी की तरफ। जनता दल के समय से ही आरजेडी तक आते आते कांग्रेस की राजनीति बिहार में भी नीचे होती गई। सिर्फ यूपी बिहार नहीं सर, शरद पवार जब कांग्रेस से अलग हुए महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस का वोट बैंक वहां भी कम होता गया। क्यों? क्योंकि शरद पवार ने इन्हीं कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक पे काम किया। एक और उदाहरण सामने रख देता हूं वेस्ट बंगाल का। 32 साल लेफ्ट का शासन रहा सर, और उसके बाद जब वहां ममता बनर्जी जो कि कांग्रेस से ही निकल के गई थी, उन्होंने जब कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक शिफ्ट किया अपनी तरफ, तो कांग्रेस वेस्ट बंगाल में भी कमजोर होती गई। यानी अगर राहुल गांधी को एक सच्चे कांग्रेस के मालिक होने के नाते अपनी दुकान को मजबूत करना है, तो उन्हें मुलायम की राजनीति को उत्तर प्रदेश में बर्बाद करना होगा अखिलेश के जरिए।
उन्हें लालू प्रसाद यादव की राजनीति तेजस्वी के जरिए बिहार में बर्बाद करनी होगी। उन्हें महाराष्ट्र में, इसीलिए महाराष्ट्र की चुनाव हारने के बाद वो चिंता करते हैं। 2-3 राज्यों में उनकी सरकार रहे, बाकी जगह किसी की भी सरकार बन जाए राज्यों में, राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी एक बड़े एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसलिए तमाम क्षेत्रीय दलों की बर्बादी राहुल गांधी का एकमात्र उद्देश्य है और यही कारण है कि वो साथ दिखने का नाटक कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, एसआईआर में वो खुद दूल्हा बने बिहार यात्रा में, तेजस्वी को स्टेपनी की तरफ पीछे लटकवाया। और आज जो कथित महागठबंधन के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ने का, एक साथ चुनाव लड़ने का जो स्वांग किया जा रहा है, आप मुझे बताइए, ओवैसी की पार्टी आना चाहती थी महागठबंधन में, किसने रोका? राहुल गांधी ने रोका कि नहीं आने देंगे, और अंत तक उलझाए रखा। आज स्थिति है कि कई सीटों पर इसी महागठबंधन के अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ है, इसलिए राहुल गांधी का कोई इंटरेस्ट बिहार में नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी के भाग्य से हमारे देश में कुछ ऐसी राज्य सरकारें, ऐसी विधानसभाएं होती हैं जहां साइक्लिकल चेंज में नंबर आ जाता है। जैसे आपका राजस्थान है, वहां का ट्रेंड ही ऐसा है कि हर 5 साल में सरकार पलटती है। हिमाचल है। तो इसी तरह भाग्य से हिमाचल आ गया है, थोड़ा कर्नाटक आ गया है, कहीं इधर आ गया है। अब इन सभी प्रदेशों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, अगले चुनाव ये हारना है इनको, और कहीं जीतने की। इस बार पंजाब ही निश्चित हारने जा रहे हैं। आमतौर पे ये परसेप्शन था ना कि भाई पंजाब कांग्रेस जीत जाएगी, नहीं, पंजाब का में हालात बहुत खराब चल रहे हैं और बीजेपी बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही है। अभी पीछे मैंने कल परसों पंजाब के एक बड़े सामान्य से व्यक्ति के साथ ऑडियो इंटरव्यू लिया, टेलीफोनिक, और उसने क्या शानदार आंकड़े प्रस्तुत किए कि मेरे को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो हरियाणा में जो राजनीति है इस समय, मुझे नहीं लगता कि अभी कांग्रेस का नंबर आएगा अगली बार भी। मैं आज लिख के दे रहा हूं कि अगला विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में कांग्रेस हारेगी। तो सर, बिहार जीतना नहीं है, बंगाल जीतना नहीं है, असम जीतना नहीं है। राहुल ये जानते हैं कि उन्होंने अगले 5 साल में कोई चुनाव नहीं जीतना है। कोई बिल्ली के भाग से छिका टूट जाए, एक आध फुटफाए इधर उधर हो जाए तो अलग बात। तो वो आखिर राजनीति कर क्या रहे हैं? अभी जो उनका जो गिद्ध टूरिज्म हुआ है वहां मैक्सिको से वापस आने के बाद, मैक्सिको कहाँ गए थे? कोलंबिया गए थे। गए पूरन कुमार के घर गए, पर संदीप लाठर के घर नहीं गए। संदीप लाठर बाईकास जाट है, उसके घर नहीं गए, पूरन कुमार के घर गए चंडीगढ़ में। उसके बाद वो ऊंचा वाले घर गए, हरिओम वाल्मीकि घर। अभी तक बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं। बिहार में गठबंधन जो है वो एकदम दक्षिण चला गया। वीआईपी बेचारा एक सीट नहीं पाया। वो लोग 15 तो दे दिए, पर अभी उन 15 का भी नाम क्लियर नहीं हुआ है। वो 15 वो सीटें हैं जो वो कतई जीतने नहीं जा रहा है। तो अखिलेश की राजनीति खत्म कर देंगे। 27 में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में बिहार होगा। 27 में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में बिहार होगा। राहुल गांधी अखिलेश के साथ यही करेंगे। और मुलायम तो भाप गए थे, उसी समय कह दिया था उन्होंने कि गलती कर रहे हो अखिलेश तुम राहुल के साथ काम करके, क्योंकि मुलायम जानते थे। तो क्या मतलब प्लानिंग क्या है? अरे एक भी चुनाव अभी नहीं है और जानते हैं जीतना नहीं है, तो आखिर राजनीति जो कर रहे हैं। हाँ, साफ है ना। अभी मैंने जो बताया कि बिहार में मुसलमान वोट बैंक को वापस लाना है, इसलिए वो मुस्लिम लीग कांग्रेस को पहले बनाए,
पहले मुस्लिम लीग हाँ। बनाए, यहां तक कि लश्कर कांग्रेस के लिए भी तैयार हो गए कि कांग्रेस लश्कर कांग्रेस हो जाएगी, लेकिन मुसलमानों आ जाओ, तेजस्वी को बर्बाद कर देंगे, लालू को बर्बाद कर देंगे, सबको बर्बाद कर देंगे, मुलायम की पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक कौन रहा है? हमारा दलित भाई जो था, हिंदू, जो कि वोट बैंक कभी नहीं रहा, लेकिन वो उनके पास गया है। इसीलिए हर जगह वो दलित खोज रहे हैं, दलित कार्ड कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने संविधान बदल दो, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे 24 में, ये भी जुमला गढ़ा। आप कांग्रेस, राहुल गांधी जो लाइन ले रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए, मेरी बात अक्षरशः आपको सही प्रतीत होते नजर आएगी कि राहुल मैं मुसलमानों को वापस लाना चाह रहे हैं, दलितों को वापस लाना चाह रहे हैं। मैं उसमें आपको एक पॉइंट आउट करना, उनके पास बड़ा गोल्डन चांस था, है कि पंजाब में चन्नी को प्रोजेक्ट कर दें, वहां मांग भी उठ रही है, 34% दलित हैं। पंजाब में चन्नी को प्रोजेक्ट कर दें, हरियाणा में शैलजा को कर दें, पर वहां तो उन्होंने सरेंडर कर दिया हुड्डा के सामने। सर ऐसा हुड्डा के सामने है, सरेंडर कर दिया। सर राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण हैं तो अवगुण भी हैं। अब लोगों को लगेगा उसके अंदर गुण कहां से हैं। सर राहुल गांधी को ये समझाया गया है कि तुमको कांग्रेस को रिवाइव करना है तो अपना जो पुराना तुम्हारे पापा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे परनाना के समय का जो वोट बैंक था वो उसको वापस लाओ। दूसरा, राहुल गांधी को ये भी समझाने वालों ने समझाया है कि बीजेपी को कुल मिला के 42-43% ही अंततः वोट मिलता है, 60% से ज्यादा वोट अभी ऐसा है जो बाजार खाली है। उस 60% में रीजनल पार्टियां काबिज हैं, तो रीजनल पार्टियों को खत्म करो, तब कैपिटलाइज कर पाओगे उस 60% में। यानी रीजनल पार्टियां जब खत्म होंगी तो 60% में मुसलमानों का जो वोट है वो कांग्रेस के पास आएगा, ऐसा राहुल को बताया गया। उसके अलावा जिसको अखिलेश पीडीए कहते हैं वो तुम्हारे पास आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा दलित हिंदू भाई है, जो हमारा आदिवासी हिंदू भाई है, जिसमें क्रिश्चियनिटी घुसी हुई है, वो तुम्हारे पास वापस चला आएगा। लेकिन राहुल गांधी को ये नहीं पता, जो मैं बार बार कहता हूं कि 2014 से लेके 24 तक नरेंद्र मोदी की राजनीति को जो इतने बड़े संख्या का मैंडेट मिल रहा है, वो समाज के हर पॉकेट से वोट आ रहा है। लोग कहेंगे कि 240 हो गया, उत्तर प्रदेश ने झटका दे दिया, उसके कई और कारण हैं। मायावती 23% की राजनीति से, 23% वोट शेयर की राजनीति से 11% आ जाती हैं। वो वोट कहाँ गया वो आप देख लीजिए लोकसभा में। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी विधानसभा की राजनीति नहीं कर रहे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, उनको ही डैम केयर कि कहीं किसी को, वो शैलजा को क्यों मजबूत करेंगे, वो चन्नी को क्यों मजबूत करेंगे, उनका नहीं उनको करना है। उनके दिमाग में नरेंद्र मोदी से लड़ना है। उसके लिए वो कभी विदेशी शक्तियों से मदद मांगते हैं, कभी भारत में बांग्लादेश करने की, कभी नेपाल दोहराने की बात करते हैं, आग जाते हैं, फिर नहीं पता चलता है। फॉरेन फंडिंग के बाद, बाहर के सोर्स के बाद भी जब वो यहाँ अनस्टेबल नहीं कर पाते, नहीं रोक पाते, तब वो एक नया दिमाग लगाते हैं कि यार दलितों को इकट्ठा करो, इनको इकट्ठा करो, लेकिन ये होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सनातन का एक एकीकरण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो राहुल गांधी उस 60+% पे काम कर रहे हैं। अभी और आप मुझे एक देखिएगा, चीज अभी कुछ और एलिमेंट ये जोड़ेंगे उसमें। आपको लगता है कि भाजपा अपना जो 50% वोट शेयर वाला टारगेट है, हाँ, निकट भविष्य में वो अचीव कर सकती है? बिल्कुल। या नहीं, उसकी वजह सर मैं बता रहा नेशनल लेवल पे तो मुझे अभी मुश्किल लग रहा है, पर यूपी में अचीव होता दिख रहा है। हूँ। यूपी, नेशनल लेवल पे सर, या इस बार बिहार में हो 25 जाएगा? करोड़, नहीं, बिहार में हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ। यूपी का साइज कितना है सर? 25 करोड़। 25 हाँ, करोड़, बिहार का 25 12। करोड़ का साइज, बिहार में 12, 35-40 करोड़ में अगर आप ये प्रयोग कर ले गए हाँ, तो फिर पूरे भारत की जनसंख्या कितनी बचती है सर? और ये बहुत बड़ा मॉडल अपने आप में हो जाता है अगर यूपी बिहार में ये संभव हो गया तो। अच्छा सर, एक चीज, सिर्फ यूपी बिहार नहीं, मुझे लग रहा है पूरे नॉर्थ, देखिए इनको डेंट अगर कहीं से लगेगा, बंगाल और 4 सदर्न स्टेट, मुझे तो लगता है महाराष्ट्र तक भी एनडीए 50+ जा रही है, महाराष्ट्र तक, इवन कर्नाटक भी चली जाएगी। इनको जो 50 का जो डेंट है ना नेशनल लेवल पे,
नेशनल लेवल पर देखिए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाले 2029 चुनाव में ये हो जाएगा, लेकिन ये तो हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा है कि जहां बीजेपी हारी भी है, जहां एनडीए हारी भी है, भाजपा जहां हार भी गई है, वोट शेयर का डेंट नहीं हुआ है उसको। वोट शेयर नहीं। हाँ, तो वोट शेयर उसका इंटैक्ट है। अच्छा, अब ब्राह्मणों, ठाकुरों, सवर्णों और बनियों की और शहरी पार्टी नहीं रह गई है, आप नहीं कह सकते ऐसा। तो उस दौर से बीजेपी निकल के आ चुकी है। दूसरा, अपना वोट बैंक वो सरकने नहीं देती। आप सोचिए, मायावती जी का वोट बैंक 23 से 11 हो जाता है, और 11 होने पर जो वो खोती हैं, उसका बड़ा चंक बीजेपी के पास चला आता है। तो ये जो एक ट्रेंड बन रहा है, ये ट्रेंड निश्चित तौर पर 42 से 50% की जो यात्रा है, जो टारगेट है भाजपा का, उस तरफ बढ़ रहा है। और अगर आपने 35-40 करोड़ की आबादी वाले 2 स्टेट में कर दिया, और आपने बड़ा अच्छा कहा। अच्छा, हरियाणा में क्या हुआ है? हरियाणा में क्या आप मान रहे हैं कि बीजेपी को जो ये सफलता मिली है, बिना हमारे दलित वाला जो हम लोगों का वोट है, हिंदुओं का, वो बिना आए हुए हुआ है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही स्थिति महाराष्ट्र में है। और मैं एक दिन आंकड़ा देख रहा था, हाँ, दलितों में भी सिर्फ चमार जाटव हैं, महादलित पे मोटे चंक पे बीजेपी यही की स्थिति पकड़ है। बीपी इसमें, अरे यही स्थिति ओबीसी में है। ईबीसी ओबीसी में है, में जो यही अति स्थिति ओबीसी, ईबीसी में भी है। जो अति 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 जैसे एक ओबीसी है, मैं एक पॉइंट आउट करता हूं सर, पूरे हाँ, बिहार और पूरे यूपी में जो मुसहर जाति है, धोबी, वो बीजेपी के पास है। वो सब बीजेपी के पास है। सर, तो गोंड बीजेपी ने गणेरिया, महादलितों सर में और ईबीसी में बड़ा अच्छा काम किया है। सर, ओबीसी में और एससी में जो परंपरागत वोटर हैं बीजेपी के, जो आज नहीं, जब बीजेपी 2 सीट वाली थी तब भी रिकॉर्ड रहा है सर। निषाद वोट परंपरागत रूप से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, जब 2 सीट वाली पार्टी थी तब भी, और उसके बाद उसमें उत्तरोत्तर बढ़ावा हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही आप देख लीजिए, तो ओबीसी में यादव मतदाता को छोड़ के बाकी जितने हमारे हिंदू भाई मतदाता हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ गए हैं। गणेरिया देख लीजिए, गोंड देख लीजिए, मौर्य देख लीजिए, माझी देख लीजिए, निषाद अच्छा, देख लीजिए, केवट मैं देख एक लीजिए, और मल्लाह देख लीजिए, धोबी देख सर, लीजिए, कुम्हार देख लीजिए, ये जितने भी हमारे अति ओबीसी हैं, वो सबके सब बीजेपी की तरफ है। एक और कास्ट है सोनकर। सोनकर सब्जियों का काम करते हैं, बहुत शानदार, कानपुर में हाँ, बहुत अच्छे हैं, वोट बैंक है कानपुर शहर में गजब का वोट बैंक है हमारे सोनकर भाइयों का। इलाहाबाद साइड हमारे यहाँ सर, पूर्वी उत्तर इलाहाबाद प्रदेश में साइड, प्रयागराज और इधर बहुत बड़ी बेल्ट है सोनकर की। बहुत बड़ी बेल्ट है। सैंथवारों की बेल्ट देख लीजिए आप, सैंथवारों की बेल्ट देख लीजिए, ओबीसी की कास्ट है। आप कल्याण सिंह वाला लोध देख लीजिए, ओबीसी कास्ट है। ये मध्य प्रदेश तक में उमा भारती के साथ रहा, उत्तर प्रदेश में पासवान, कल्याण सिंह के साथ सर रहा। पासवान पैन पासवान इंडिया, आप देख लीजिए, पासवान पैन इंडिया। पैन इंडिया आप देख लीजिए सर। तो मायावती जी की स्थिति क्यों कमजोर हुई? क्योंकि उनके पास भी जाटो और वाल्मीकि मतदाता ही रह गया, जो उनके नाम पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप मायावती जी की राजनीति भी देख लीजिए। अभी वाली रैली में उन्होंने क्या कहा, सहारनपुर में क्या कहा उन्होंने, कि राजपूतों के साथ रहना है, ये हमारे भाई हैं, उनको मिलकर रहना है। दाएं बाएं वालों को क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवादी राजनीति कर रही है, वो खतरनाक वाली राजनीति, बांटो और काटो वाली राजनीति नहीं कर रही। इसलिए वो भाजपा जी की बोली बोलते हुए नजर आ रही है, वो योगी जी की प्रशंसा कर देती हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी, तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूं सर कि ये मुसलमान, उसके बाद जो हमारे दलित भाई हैं, उनके उनके लिए स्वांग कर रहे हैं। अभी ये कुछ और एलिमेंट इसमें जोड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप आगे आगे आने वाली राजनीति में देख लीजिएगा। और चूंकि बिहार में इनका अच्छा, मिशन पूरा हो चुका है। मैं अगले वीडियो के लिए आपको अभी से मैं एक टॉपिक दे रहा हूं, जरा इस पे अगले अगले वीडियो में मैंने आपने बात करनी है। ये जो इकरा हसन अभी रोई हैं, यस, और उनका जो राजपूतों की गोद में विक्टिम रोई है, हैं, वो उसको आप कैसे डिकोड करेंगे? और राजपूतों की गोद में रोई हैं, ये वही, आप इसको जरा देखिए साहब। वो रोई कहाँ है? उस लक्ष्मी मंदिर के उस पूरे प्रकरण में महफिल सजाया है राजपूतों ने, और ये वही कैराना है जहां पर बोर्ड लगे थे
कि ये घर बिकाऊ है, वहां से विक्टिम कार्ड और एक तस्वीर, वो जो 8 मिनट का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है विक्टिम कार्ड वाला इकरा हसन ने, उसी के साथ उसके ठीक नीचे वाला अगर ट्वीट बाबा जी आप देखेंगे तो भगवा साफे में राजपूतों की पंचायत में खड़ी इकरा हसन, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये दोगले हिंदुओं की कहानी, और दूसरे तरफ बहुत सॉफ्ट और श्रूड अंदाज में मजहबी पॉलिटिक्स, ये दिखाता है। एक तरफ दोगले और धिम्मी हिंदू जो भूल गए कि उस कैराना में घर के आगे बोर्ड लगा था कि ये मकान बिकाऊ है, वहां से आज ये पंचायत कर रहे हैं और अपनी गोद में इकरा हसन को खड़ा किया। कैराना का तो जरा हिंदू गुर्जर समाज है, वो कहता है हम तो भाई 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 भाई। अरे सर, वहां का मुसलमान पगड़ी का रस्म करता है अंतिम संस्कार के बाद, आपको पता है? तो ये कौन सा गठजोड़ है क्षत्रियों का और मुसलमानों का? ये कैराना में बड़ा मजेदार चीज निकल के आई है। मैं तो बात करना चाहूंगा इस पर, बड़ा विस्तार से बात करना चाहूँ, क्योंकि अपने अंदर के एक तरफ आप ईमटा भीमटा जैसे बेहुदे शब्द इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू एकीकरण चाहिए आपको, और तीसरी तरफ आप इकरा हसन को अपने गोद में खिलाते हैं। ये एक साथ नहीं चलेगा साहब, ये दोगलापन। बात होनी चाहिए, करते हैं बात सर। तो सर बात यह है कि तो हम ये मान लें कि 14 नवंबर को तेजस्वी की राजनैतिक श्रद्धांजलि 14 को दे दी जाएगी। बहुत मेहनत से सोनिया ने और राहुल ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, सालों की मेहनत है सर, और बधाई हो राहुल गांधी को और सोनिया को। लालू का खानदान और उनकी राजनीति समाप्त कर दिया। हेड्स ऑफ टू यू राहुल गांधी। अब लोग सोचें। नहीं मुझे, अच्छा मैं तो पक्का जानता हूं कि 14 के बाद राहुल जी अखिलेश को निपटाने की तरफ कदम बढ़ा बिल्कुल, अगला पड़ाव 2027 के लिए अखिलेश को निपटाना जरूरी है। कांग्रेस को रिवाइव होना है तो क्षेत्रीय दलों का नाश राहुल गांधी को करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में ये भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदायक होगा? आफ्टर ऑल बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि आप देखिए ये जितने भी क्षेत्रीय दलों को निपटा रहे हैं उसमें जो मुख्य क्षेत्रीय दल है जो एनडीए के विरोध में है उसी को निपटा रहे हैं, क्योंकि वही साइज है। ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं निपटा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप सोचिए, आप बताइए वो उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं? वो चिराग पासवान को क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं? आप बताइए, वो उमेश साहनी को निपटा रहे हैं जो विरोधी खेमे में है। सुनिए, मैं तो इसको बहुत सिंपल तरीके से देखता हूं। अगर तेजस्वी और अखिलेश निपट जाते हैं तो यादव वोट बैंक के पास भाजपा के आने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। ये फायदा है, इसको अगर एकदम सरलीकृत कर दिया जाए तो ये फायदा है। और दूसरी तरफ आप देखिए ना, जो क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ है, एनडीए में है, उसको टारगेट नहीं कर रहा है वो ये बताइए, बिहार में उनके पास मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, और तो और ये पासवान थे, इनको टारगेट किया उन्होंने? नहीं, मुकेश साहनी को किया, असदुद्दीन ओवैसी को किया। यहां पर ओम प्रकाश कुशवाहा हैं, ये हमारे संजय निषाद हैं, या उधर जो बीएलडी है, अरे वो क्या नाम है आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हैंडपंप वाली पार्टी अपनी चौधरी साहब वाली, उनको नहीं कर रहे हैं जो एनडीए के साथ है, क्योंकि इनको मोदी विरोध का वोट अपने में शिफ्ट करना है, और मोदी विरोध का वोट जो है इन लोगों के पास है, तो इसलिए इनको शिफ्ट कर रहे हैं। और आपने बड़ा आसानी से बताया कि जब ये शिफ्टिंग चलेगी, आज की चर्चा तो ऐसा थोड़ी ना है कि मकान खाली करके एक ही जगह जाएंगे, सारे यादव जी लोग इधर चले आएंगे, बाकी और भी लोग आएंगे। बाबा जी का कनेक्शन लग रहा है ढीला हो गया। तो अवनीश भाई नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं सर, ढीला हो गया है कनेक्शन। आज की चर्चा को समाप्त करेंगे, आपकी चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।